हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। यह है क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है फिजिकल वर्ल्ड से पार्ट 1। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज के इस लेक्चर में हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज़ फिजिक्स। फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच होती है। तो फिज़िक्स के बारे में जानने से पहले हमें पहले ये जानना है कि साइंस क्या होता है। अगर हम हिस्टोरिक या प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता गया तो वैसे वैसे उनके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होती गई। ह्यूमन के अंदर अपने आसपास जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उनको लेकर क्यूरियोसिटी जनरेट हुई। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि सनराइज़ और सनसेट एक फिक्स्ड टाइम में क्यों होता है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट जिस जगह पर रखा हुआ है वो उसी जगह पर हमेशा रखा रहता है जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा पुश नहीं लगाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जब ह्यूमन ने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उनके आंसर्स फाइंड करने की भी कोशिश करी। उस कोशिश से ही एक नए सब्जेक्ट का जनरेशन हुआ जिसे बोला गया साइंस। साइंस का मतलब होता है टू नो, यानी कि किसी चीज़ को जानना क्या कहलाता है, साइंस। साइंस में किसी भी नेचुरल फिनोमेना को जब समझा जाता है, उसे इलैबोरेट किया जाता है, तो ये प्रोसेस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है। किसी भी फिज़िकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करके फिर उस फिनोमेना के बारे में प्रिडिक्शन किए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं और उन सारे कॉन्सेप्ट और लॉज के बेसिस पे फिज़िकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया जाता है। तो साइंस में किसी भी चीज़ को अगर करना है तो वो कैसे होता है, सिस्टमैटिकली। साइंस का ही एक टर्म होता है साइंटिफिक मेथड। जब साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट ने बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना के लिए लॉज या कॉन्सेप्ट बना लिए तो उसके बाद साइंस में धीरे धीरे नई डिस्कवरीज होती गई। डिस्कवरी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मेथड अपनाया जिसको बोला गया साइंटिफिक मेथड। किसी भी एक साइंटिफिक मेथड के कई सारे स्टेप्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसी भी डिस्कवरी में सबसे पहला काम क्या होता है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। एक पर्टिकुलर फिजिकल फिनोमेना या नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करना, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसकी कैलकुलेशन या उसके प्रिडिक्शंस करना या फिर उस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कुछ रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को फिर से प्रेडिक्ट करना और उन पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग अप्लाई करना। प्रिडिक्शन में एक और पार्ट ऐड ऑन हुआ जिसे बोला गया मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग किसी भी प्रिडिक्शन का एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जो किस पर बेस्ड होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड फॉर्मूलाज पर। इसके बाद अगर एक गिवन थ्योरी, मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने एक नेचुरल फिनोमेना ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसने एक थ्योरी दी, तो वो थ्योरी क्या उस नेचुरल फिनोमेना को जस्टिफाई कर पा रही है तो वो थ्योरी वेरीफाई हो जाएगी। बट अगर ऐसा होता है कि वो थ्योरी उस नेचुरल फिनोमेना को जस्टिफाई नहीं कर पाती है तो थ्योरी का क्या हो जाता है, फॉल्सिफिकेशन। साइंस की ही एक ब्रांच है फिज़िक्स। साइंस के 3 ब्रांच होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिज़िक्स किसकी स्टडी करता है, फिज़िकल फिनोमेना की। जो केमिकल फिनोमेनास की स्टडी करे वो सब्जेक्ट बना केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल फिनोमेना की जो स्टडी करे वो क्या बना, बायोलॉजी। तो हमारा क्लास 11th में क्या ये सब्जेक्ट है, फिज़िक्स। और इस सब्जेक्ट में हम क्या कोशिश करेंगे, जो हमारे आसपास या इस यूनिवर्स में जितने भी फिज़िकल फिनोमेना हो रहे हैं उन सब के बारे में स्टडी करने के लिए। तो इनके बारे में स्टडी करें तो इससे पहले ये जानें कि फ़िज़िकल फिनोमेना होते क्या हैं या फिज़िकल वर्ल्ड क्या होता है। हमारे आसपास जितना भी रियल वर्ल्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल वर्ल्ड। और जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास की आँखों से देख सकते हैं या अपने कानों से सुन सकते हैं या फिर ये कहें हम अपने आसपास जितने भी फिनोमेना को सेंस कर पाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल फिनोमेना। फिज़िक्स की जब स्टडी होती गई, नई नई डिस्कवरीज होती गई तो फिज़िक्स के 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट सामने आए। वो थे यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन।
सबसे पहले हम समझते हैं यूनिफिकेशन को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोगों ने क्लास 10th में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी गिरती हुई चीज़ का क्या मोटिव है, मतलब कि वो कोई चीज़ नीचे ही क्यों गिर रही है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। इसके अलावा प्लैनेटरी मोशन को भी ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि एक लॉ दो अलग अलग फिजिकल फिनोमेना को डिफाइन कर पा रहा है। बट अगर हम वही कोशिश करें कि क्या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को भी ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइन कर सकता है, तो ये अभी तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी बहुत सारी डिस्कवरीज, बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं और उस पर अभी भी काम चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक यूनिफाइड फॉर्मूला बने या एक यूनिफाइड फॉर्म बने जिससे आसपास होने वाले हम सारे के सारे फिजिकल फिनोमेना को डिफाइन कर सकें। तो पहला थ्रस्ट क्या है फिज़िक्स का? यूनिफिकेशन, और दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए हम किसी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी करना चाहते हैं और ऐसा पॉसिबल है कि उस सिस्टम की स्टडी करने के लिए हम उस सिस्टम पर नहीं जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सन में हीट एनर्जी का सोर्स का हम स्टडी कर सकते हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सन पर जाकर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें, वहाँ से डेटा लें और फिर रिजल्ट्स जनरेट करें। तो उसका स्मॉल फॉर्म क्या होता है कि सन के अंदर जितनी भी गैसेस हैं उनका, यानी कि वो क्या है, उस सन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। उन कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में अगर हम यहाँ स्टडी करें तो हम क्या कर सकते हैं, सन का जो हीट एनर्जी का सोर्स है उसका हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन यही होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी करने के लिए उसके जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या उसका स्मॉलर पार्ट है उसकी स्टडी करना और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए फिर बाद में प्रिडिक्शन कर पाना। तो दो प्रिंसिपल थ्रस्ट आप समझेंगे, पहला क्या हुआ यूनिफिकेशन और दूसरा क्या हुआ रिडक्शन। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप, फिज़िक्स का स्कोप देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किन दो डोमेन्स की स्टडी करेंगे। पहला डोमेन होगा मैक्रोस्कोपिक और दूसरा डोमेन होगा माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वो वर्ल्ड होता है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, यानी कि जो लार्ज स्केल वर्ल्ड होता है। मैक्रोस्कोपिक किन से डील करता है? मैक्रोस्कोपिक डोमेन डील करता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से या एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो किस डोमेन के अंडर आती हैं? मैक्रोस्कोपिक डोमेन। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वो वर्ल्ड होता है जिसे हम अपनी आँखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन किन चीज़ की स्टडी करता है? एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की। तो कितने डोमेन हुए फिजिक्स के? दो डोमेन, पहला मैक्रो, दूसरा माइक्रो। तो फिज़िक्स का जो स्कोप है वो दोनों ही डोमेन में बहुत वास्ट है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन को स्टडी करने के लिए फिज़िक्स की एक ब्रांच बनी जिसको बोला गया क्लासिकल फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना। क्लासिकल फिज़िक्स के भी कई पार्ट्स बनाए गए। पहला पार्ट था मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11th में हम इनके कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे जिनमें इंक्लूड होगा मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स की स्टडी हम कहाँ करेंगे? क्लास 12th में। माइक्रोस्कोपिक डोमेन मैंने आपको बताया किससे डील करता है? मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट से, यानी कि मैटर का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, उनके बारे में कौन स्टडी करता है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। पहले कोशिश की गई कि क्लासिकल फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट और लॉज ही क्या कैपेबल हैं माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। काफ़ी टाइम तक माना गया कि क्लासिकल फिज़िक्स ही माइक्रोस्कोपिक डोमेन को भी स्टडी कर सकती है, बट बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट हुए तो ये वेरीफाई हुआ कि क्लासिकल फिज़िक्स का एक लिमिटेशन है जो कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अप्लाई नहीं होता है। तो एक नई तरह की थ्योरी आई जिसको क्या बोला गया? क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी किसकी स्टडी करती है? सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना की। तो अब हमने क्या देखा? हमारा टॉपिक था कि स्कोप फिज़िक्स का क्या है।
तो एक तरफ फिज़िक्स बहुत स्मॉल स्केल की स्टडी करती है, वो स्केल कितना हो सकता है 10⁻⁻14 मीटर या फिर उससे भी कम, और दूसरी तरफ फिज़िक्स स्टडी करती है गैलेक्सीज़ की, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की, जिसका ऑर्डर कितना हो सकता है अप्रॉक्सीमेट 10⁻26 मीटर का। तो हमने देखा कि फिज़िक्स का स्कोप दोनों डोमेन्स में बहुत वास्ट है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी साइंस इसलिए पढ़ी जाती है कि उससे नई नई टेक्नोलॉजीज़ जनरेट की जा सके या डेवलप की जा सके और वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सके। तो फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी के साथ और उन टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के वेलफेयर के साथ सीधा कनेक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, थर्मोडाइनमिक्स फिज़िक्स की एक नई ब्रांच बनी, और थर्मोडाइनमिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है। थर्मोडाइनमिक्स की नीड या फिर उसको लोगों ने पढ़ना या उस पर डिस्कवरी करना क्यों शुरू किया, क्योंकि जब हीट इंजन के बारे में फर्स्ट डिस्कवरी हुई तो पता चला कि हीट से भी वर्क कराया जा सकता है। तो उस हीट इंजन के इस बेनिफिट को देखते हुए कि इससे तो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती हैं जो कि सोसाइटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी, तो इसके लिए नया एक पूरा ब्रांच बना जिसको थर्मोडायनेमिक्स बोला गया। तो उसमें नई नई इन्वेंशन या नई नई डिस्कवरी से क्या हुआ, कई सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई जो भी जिन टेक्नोलॉजीज़ को हम आज भी यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अभी हम लोग आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, बट बहुत पहले ऐसा नहीं था। वायरलेस कम्युनिकेशन कब आया, जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक लॉज आए जिसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन की डिस्कवरी हुई और वो टेक्नोलॉजी आज हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि शायद अब आज का जो यूथ या जनरेशन है वो इस टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसके अलावा ये दो एग्जाम्पल हुए। और अगर हम बात करें कि क्या फिज़िक्स कभी ऐसा डिस्कवरी दे पाई है अब तक जो कि एक वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तो इसके लिए आपने 10th क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, फिजन ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के फिजन से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी कहाँ पर बनाई जाती है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में, और या फिर इनसे न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जाते हैं जो कोई भी कंट्री अपने सेफ्टी पर्पस के लिए बनाकर रखती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि फिज़िक्स इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी, और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो इस चैप्टर के कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।